वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यूर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेक्चर नंबर 44। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग ने पढ़ा था, एक बार मैं जस्ट आपको थोड़ा सा छोटू से वेरिएशन में रिवाइज करा देता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट योर हम लोग ने पढ़ा था इक्विटी वैल्यूएशन का ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे अगर हम लोग को कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज़ करके, अगर जो मेरा डिविडेंड है अगर एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रहा है, इफ माय डिविडेंड इज ग्रोथ बाय अ कांस्टेंट रेट, तो आई हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला एंड आई विल गेट माय आज का वैल्यू। ठीक है, जीरो ग्रोथ मॉडल होगा तो D1/K ही कर देंगे बस। फिर हम लोगों ने देखा था अगर वॉल्टर का फॉर्मूला यूज़ करना है तो दिस इज़ अ वॉल्टर फॉर्मूला का प्राइस निकालने का तरीका। फिर वो होने के बाद अगर ग्राहम एंड डॉड यूज़ करना है तो ग्राहम एंड डॉड विल बी टेल यू दिस प्राइस इज इक्वल टू M ब्रैकेट में D+E/3। एंड अगर गॉर्डन मॉडल प्राइस यूज़ करके निकालना है, प्राइस बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल, और इसको छोटू सा एक अर्निंग मॉडल भी बोलते हैं। बट इस अर्निंग मॉडल, इसके अंदर आप अर्निंग मॉडल थोड़े टाइम के लिए चलेगा। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोला कि अर्निंग मॉडल का यूज़ करो बट उसके अंदर गॉर्डन मॉडल का तरीके से फॉर्मूला सॉल्व करो, तो आपको समझ जाना आपको ये वाला चीज़ सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब वो गॉर्डन मॉडल बोलेगा तब यूज़ करना। ठीक है, अर्निंग वाला मॉडल पे मत जाना, अर्निंग मॉडल बोलेगा और अर्निंग मॉडल के अंदर अगर गॉर्डन मॉडल बोला तो यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू E1 ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाई KE माइनस बी इंटू आर, एंड द सेम थिंग विल बी रिटन डाउन लाइक दिस। P0 is equal to E1 multiply by dividend payout divide by KE B, okay, voice is coming, KE minus B multiply by R, KE minus B into R। फिर गॉर्डन एंड डॉट हो गया। प्राइस अर्निंग रेशियो या फिर मल्टीप्लायर अप्रोच का यूज़ करना है तो P रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करते थे हम लोग। और EPS कैसे मिलता था, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देंगे, एंड वैल्यू निकालेंगे कैसे, P रेशियो का यूज़ करके। दैट इज नथिंग बट जो भी आपकी अर्निंग पर शेयर आएगी उसको आप P रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, एंड P रेशियो इज इक्वल टू 1/K। इसका दूसरा तरीका होता था, अगर आपको P रेशियो निकालना है एंड अगर आपको KE दिया है तो आप 1/K करके उसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ ये जो भी KE आएगा, इस KE को किस में लिखना है, इन डेसिमल्स। ठीक है, फिर ये होने के बाद हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ राइट्स किया था। तो वैल्यूएशन ऑफ राइट्स का इस लेक्चर से कुछ इतना लेना देना नहीं है, वो एक पर्टिकुलर लेक्चर ही था, उसके अंदर जितना भी आपने वैल्यूएशन ऑफ राइट्स किया था दैट इज इनफ। अब हम लोग बढ़ेंगे, आज के कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एंड डिस्कस करने के बाद देन वी मूव अहेड। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैलकुलेट करना है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलने वाला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जो करंट में मुझे डिविडेंड मिल गया उसको तो मैं डिविडेंड बोलूंगा, जो मुझे डिविडेंड फ्यूचर में मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल सपोज करो, आज जो मुझे डिविडेंड मिला एक कंपनी से वो 10 रुपीज़ की मिली है। कितने रुपीज़ की डिविडेंड मिली है, 10 रुपीज़ की। और वो कंपनी वाला बोल रहा है कि एक साल बाद ये 10% से ग्रोथ होगा। ठीक है, ये जो डिविडेंड ये ग्रोथ होगा 10% से, तो हम लोग बोलेंगे 10 रुपीज़ मिला था, 10% से ग्रोथ हो गया, तो 10 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो 1 रुपीज़ आएगा, उसको उसमें ऐड कर देंगे ओल्ड वाले में, तो जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा वो 11 रुपीज़ मिलेगा। अब ये सेम चीज़ को मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, एंड ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो देखो, द एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। D0 इज नथिंग बट अभी का डिविडेंड। ठीक है, जब भी लिखा जाए D0 मतलब आप समझ जाना कि अभी का डिविडेंड। तो उसको हम लोग D0 10 रुपीज़ मिला है, एंड कंपनी इज टेलिंग यू दैट कि ये जो डिविडेंड है इसमें ग्रोथ होगा 10% का। कितने का ग्रोथ होगा, 10% का। तो फाइंड आउट करो D1, यानी एक साल बाद डिविडेंड कितना मिलेगा। तो ये 10 रुपीज़ में बस 10% हम लोग ऐड कर देंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, D0 दिया है 10 रुपीज़ एंड ग्रोथ रेट दिया है 10%। अब ये बोला है D1 कैलकुलेट करो, तो हम लोग को एकदम सिंपल सा पता है कि यही 10 रुपीज़ में हम लोग 10% ऑफ 10, या फिर हम लोग बोलेंगे इस 10 रुपीज़ में क्या करो, 10% ऑफ ₹10 ऐड कर देना, उतनी तो ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ 1 रुपीज़ का ग्रोथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा। एंड अगर हम लोग ₹10 का 10% निकालेंगे तो इसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड फाइनली जो मेरा डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, D1 इज नथिंग बट 11। कितना आ गया मेरा D1, 11 आ गया। अब ये जो चीज़ लिखा है ना, हम लोग इसी को थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है,
अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, 10 + 10% ऑफ 10। तो क्या मैं ये सेम चीज़ को अगर, क्या मैं यहाँ पे दोनों में 10 जो दिख रहा है, क्या उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ? यस, लेट मी टेक द कॉमन। तो मैंने 10 को कॉमन लिया, यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 10 भी चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 10% बचेगा। क्या बचेगा? 10%। याद रखना ये 10% है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं 10 को एज इट इज़ रखता हूँ, और ये 1 प्लस ये जो 10% है, इस 10% को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.1, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 1.1, और इसका भी आंसर अगर आप देखोगे तो आपका 11 ही आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एकदम सिंपल। यस। अब ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ हम लोग ने लिखी, कि क्या लिखा, मेरा 10 क्या था, 10, तो मेरा 10 था D0। मैं बोलूँगा मेरा 10 इज़ नथिंग बट D0, ऐसे लिखता हूँ, माई 10 इज़ नथिंग बट D0। 1 + 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस भी एज इट इज़ रहेगा। ये 10% क्या था, ये 10% ग्रोथ रेट थी। मैं बोलूँगा ग्रोथ रेट, यानी जी। और ये ग्रोथ रेट कौन से ईयर की? फर्स्ट ईयर की, क्योंकि मैं बोला मेरा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड 1% से ग्रोथ होने 10% से ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज पुटअप करेंगे वो ग्रोथ रेट फॉर एन ईयर, कौन से ईयर का आपको डिविडेंड निकालना है, आप वो वाला फंडा यूज कर लो। यहाँ तक चीज़ें समझे। और ये D0 एक तरह से क्या है, दिस D0, चलो मैं यहाँ पे पहले D0 लिख देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले को लेके आते हैं थोड़ा आगे। तो दिस विल बी देयर, एंड लेट अस डिस्कस दिस फॉर्मूला अ लिटिल बिट मोर। दिस विल बिकम DN। यहाँ तक चीज़ें सिंपल है। क्या ये जो 0 है, दिस 0 इज नथिंग लुक लाइक दिस 1 - 1। क्या आपको ऐसा दिख रहा नहीं है कि ये जो 0 है ये 1 - 1 करके 0 आ रहा है? यस ऑफ कोर्स। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, D1 इज इक्वल टू DN - 1। अगर मैं इस 0 को N - 1 लिखूँ तो भी मेरा आंसर 0 तो आ ही जाएगा। यानी जो भी मुझे ईयर का डिविडेंड निकालना है, उस ईयर के डिविडेंड निकालने के लिए मुझे एक ईयर पहले के डिविडेंड पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो टाइम पे डिविडेंड क्या है, और उस डिविडेंड में जिस ईयर का मुझे डिविडेंड निकालना है उस ईयर में कितना डिविडेंड में ग्रोथ हो रहा है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + GN। सो दिस इज द फॉर्मूला। और फाइनली इफ आई राइट लाइक दिस, तो दिस विल बिकम DN - 1 1 + growth rate of nth year, and this GN is nothing but in decimals। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, डेसिमल्स में लिखेंगे। गॉट इट दिस थिंग। DN इज इक्वल टू DN - 1 ब्रैकेट में 1 + GN, और इसको डेसिमल में लिखेंगे। तो ये वाला आपका जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया। देखो, DN is equal to DN - 1 1 + GN, and the growth rate should be right in decimal। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मुझे D1 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, D1 चाहिए, और अगर D5 चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज आई वांट D1, तो D1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, DN - 1। इट मीन्स यहाँ पे D0 आ जाएगा, तो आप धड़ल्ले से D0 यहाँ पे लिख देना, कोई बात नहीं, चलेगा, फटाक से लिख देना कि जिस भी ईयर का डिविडेंड चाहिए उसके एक ईयर पहले जाएंगे। तो एक ईयर पहले आ गया तो D0 आ जाएगा, 1 + G ऑफ दैट ईयर। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ दैट ईयर करके। अगर लेट सपोज मुझे D5 चाहिए तो मैं बोलूँगा यहाँ पे D4 लिखना है, 1 + ग्रोथ रेट ऑफ 5th ईयर। यहाँ पे N वाला ईयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा G1। ठीक है, 5th ईयर का ग्रोथ रेट क्या है मुझे वो कंसीडर करना है। 4th ईयर का ग्रोथ रेट कंसीडर गलती से भी मत करना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4th ईयर का जो डिविडेंड है ये तो पिछले साल का था। ये 5th ईयर में कौन सा ग्रोथ हुआ, 4th ईयर खत्म हुआ, 5th ईयर चालू हुआ, तो 5th ईयर में जो भी ग्रोथ हुआ उसको मैं कंसिडर करूंगा, उतना डिविडेंड उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये आपका D5। अगर मैं बोलूँ आपको D7 निकालना है तो D7 विल बी योर D6 1 + ग्रोथ रेट ऑफ 7th ईयर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल फॉर्मूला। ग्रोथ रेट कुछ भी हो, अगर डिफरेंट ईयर का ग्रोथ रेट अलग अलग है, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया 4 ईयर का डिविडेंड निकालो, 4th ईयर का डिविडेंड निकालो, यानी ईयर 1 का भी डिविडेंड निकालो, D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, D4 निकालो, तो उस केस में एंड सबके सब ईयर्स का उन लोगों ने ग्रोथ रेट भी अलग अलग दे दिया। अलग ग्रोथ रेट दिया, ईयर 1 का ग्रोथ रेट अलग है,
ईयर 2 का ग्रोथ रेट अलग है, ईयर 3 का ग्रोथ रेट अलग है, उस केस में आप डिविडेंड का अमाउंट कैसे निकालोगे? तो आपको सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो भी गिवन ग्रोथ रेट है वो पुटअप करना है, जो भी 1 साल पहले का डिविडेंड है वो पुटअप करना है, एंड आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट दिस थिंग? अग्री? तो यहाँ पे वेरिएबल ग्रोथ रेट आए, अलग अलग ग्रोथ रेट आए, तो भी आपको यही यूज़ करना है, एंड अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट भी हो तो भी आप यही यूज़ करके सॉल्व करना है, इससे एरर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट रहा, फॉर एग्जांपल हर साल सेम रेट से डिविडेंड ग्रोथ होगा, 5% से हर साल ग्रोथ होगा, उस केस में कैसे डिविडेंड निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इतना है, ठीक है? तो वीडियो एक बार पॉज करके आप जस्ट इतना एक बार रीड कर लो। ठीक है, हो गया रीड? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं पता है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ, और उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद विल सी द थिंग करके, तो ये सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर। तो लेट अस सी दैट आवर एग्जाम्पल इज दिस, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम लोग इस पर आके चेक करेंगे। सो दिस इज योर डिस्कशन नोट्स एंड लेट अस सी आवर एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल, एक बार वीडियो पॉज करके बस आप एक बार एग्जाम्पल रीड कर लो, रीड करो प्लीज। ठीक है, रीड कर लिया? देखो क्या लिखा है, D0, ठीक है, D0 इज ₹10, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज नथिंग बट, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड ईयर 1 में 10% से डिविडेंड ग्रोथ होगा, ईयर 2 में 12% से होगा, ईयर 3 में 15% से होगा, एंड हम लोग को कैलकुलेट करना है D1, D2, D3। तो डिविडेंड एट द ईयर 1 कैलकुलेट करना है, 2 कैलकुलेट करना है, एंड 3 कैलकुलेट करना है। तो इन सारे ईयर्स में डिविडेंड क्या होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो वेरी सिंपल, मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए D1, तो D1 के लिए क्या यूज़ होगा, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ ईयर 1, है ना। अगर मुझे चाहिए D2 तो मैं बोलूँगा D1 लो 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ ईयर 2 ले लेना। अगर मैं बोलूँगा मुझे चाहिए D3 तो D2 1 प्लस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ईयर 3 कंसीडर कर देना। ये आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। एंड इसी चीज़ में वैल्यूज हम लोग पुट अप कर देंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया। देखो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो D0 का वैल्यू कितना था 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10, तो दिस विल बी 10 1 प्लस ईयर 1 का ग्रोथ रेट कितना है 10%। अब इस 10% को आप एज इट इज 10% मत लिखना, ठीक है, इसको डेसिमल में लिखना, नहीं तो 1 + 10 11 कर दोगे एंड पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 0.1 आएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1.1 एंड दिस विल बिकम 11। तो 11 क्या हो गया आपका D1, यानी डिविडेंड एट द ईयर एंड 1 इज नथिंग बट योर 11, क्या है आपका 11। फिर हम लोग बात करेंगे D2, D2 इज इक्वल टू D1 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ ईयर 2, तो D1 इज नथिंग बट हाउ मच 11। तो यहाँ से मेरा D1 मिल गया मुझे 11, वो लिखा 1 प्लस ग्रोथ रेट ईयर 2 का क्या है 12% है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, नाउ आई एम लुकिंग थोड़ा सा गोरा। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा 0.12 लिख दिया, फिर ये 11 हो गया, 1.12 हो गया, एंड व्हेन यू सॉल्व इट तो इट विल बिकम योर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.12 एंड दिस विल बिकम योर 12.32, ठीक है। And talking about the D3, if you go for the D3 then the formula will be nothing but D2 1 plus growth rate of year 3. So D2 that we have find it out here, so it will be 12.32, 1 plus growth rate of year 3 is nothing but how much 15%. So we will just write 15% in decimal and this will become 0.15. Get it? Moving further, 12.32 and this will become 1.15. Just do the multiplication of this. So the answer will be R is 14.168 or I can write like 14.17. ओके डन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग D1, D2, D3 ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। क्लियर है यहाँ पे? गॉट इट? यस। तो यही था, देखो सेम चीज़ है ना, D1 दिस मच, D2 12.32, D3 14.168 आ गया। कैसा है ये सारा, मैंने अभी जैसा आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से ये क्या है सारी चीज़ें आ जाती। तो एक बार वीडियो पॉज करके बस आप इसको रीड कर लो।
ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने। चलो अब ना मैं मेथड 2 पढ़ाता हूँ कि डिविडेंड निकालने का एक और भी मेथड है, बट ये मेथड कब अप्लाई होगा पता है, जब आपका जो ग्रोथ रेट है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे जो बेस लेते हैं ना वो D0 लेते हैं, यानी ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होना चाहिए और जो बेस लेंगे वो D0 को लेंगे। किसको लेंगे? D0 को। तो देखो, अप्लाई ओनली इफ ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड वी टेक बेस एज अ D0। तो फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल बनता है, जिस भी ईयर का मुझे ग्रोथ रेट निकालना है मैं वो लूंगा, जिस भी ईयर का मुझे डिविडेंड निकालना है मैं वो लिखूंगा, इज इक्वल टू D0 को बेस लूंगा और 1 प्लस ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है ये तो कांस्टेंट है तो ये चेंज होगा नहीं, एक ही रेट होगी, टू द पावर n। जिस भी ईयर पे मुझे जाना है उसको मैं टू द पावर n कर दूंगा, एंड इट इज़ नथिंग बट, एकदम सिंपल बोलूँ तो ये आपका ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर n। और यहाँ पे बस फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट, मुझे किसी फ्यूचर में dn पे जाना है, ठीक है, डिविडेंड फॉर द पर्टिकुलर n ईयर, एंड D0 इज माई बेस कि आज के दिन मेरा अमाउंट D0 इतना है। 1 प्लस आर के जगह पे मैं बोलूँगा इतना वो ग्रोथ होगा कॉन्स्टेंट रेट से, एंड टू द पावर n, उस ईयर पे मैं चल जाऊँगा। तो ये हम लोग का कुछ नहीं, जो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला था बस उसी को तोड़ के लिख दिया गया, dn इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे D2 का वैल्यू निकालना है तो D2 का वैल्यू कैसे आएगा, देखो, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द D2 का वैल्यू, सो आर D2 का वैल्यू इज नथिंग बट D0 1 प्लस जी लेट सपोज 0.1 है टू द पावर 2। बस चलो मैं फॉर्मूले में सिर्फ n का वैल्यूज पुट अप करके देता हूँ, जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। और ये जो g है इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा, डेसिमल्स में लिखना पड़ेगा। फिर अगर मैं आपको बोलूँ आई वॉन्ट D5, तो D5 इज इक्वल टू यहाँ पे D0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि जो आपका ग्रोथ रेट है वो होना चाहिए कांस्टेंट। अगर आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में जो मैंने आपको इसके पहले वाला फॉर्मूला बताया आपको वो चीज़ अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलो तो ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला, dn इज इक्वल टू, जहाँ पे हम लोग बेस में D0 लेते हैं 1 प्लस जी टू द पावर n एंड ग्रोथ रेट इन डेसिमल। जो भी ग्रोथ रेट है आप डेसिमल्स में लिखोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, मेरा D0 10 है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट क्या है 9%, तो कैलकुलेट करो D1 D2 D3। तो D1 D2 D3 हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट मी जस्ट टेक द सेम एग्जांपल फ्रॉम देयर, सो इट विल बी कॉपी, कॉपी हो गया। चलो देखो D1 D2 D3, ठीक है, वी हैव टू टेक द बेस एज अ D0। तो यहाँ पे हो जाएगा D0 D0 D0, देन व्हाट विल डू 1 प्लस जी टू द पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस जी टू द पावर 1, देन 1 प्लस जी टू द पावर 2, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस जी टू द पावर n 3, ठीक है। एज पर फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज लिख दिए। आगे बढ़ेंगे, D0 कितना है 10 है, तो सब जगह पे क्या पुट अप करेंगे 10 प्लस 10 10 10, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस जी इज नथिंग बट 9%, इस 9% को डेसिमल्स में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 0.09, ये भी बन जाएगा 0.09, ये भी बन जाएगा 0.09। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे टू द पावर 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1 2 एंड 3, this will become 10 1.09 to the power 1, this will become 10 1.09 to the power 2, and the last one will become 10 1.09 to the power 3। got it this thing, very simple। अब इसको बस सॉल्व करेंगे तो देखो, देख लो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.09, ये क्या बन गया 10.9। फिर उसे में 1 मल्टी और करना है तो एक बार और 1.09 कर दो तो आंसर आ जाएगा 11.88, एंड द लास्ट वन मल्टीप्लाई बाय 0.19 एंड ये आंसर आ जाएगा 12.95। तो ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अगर आपका D0 एज अ बेस है एंड जो डिविडेंड है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, एंड अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट करो डिविडेंड एट द ईयर 1 एट द ईयर 2 और एट द एंड ऑफ ईयर 3 करके, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला जो एकदम छोटू सा फॉर्मूला है जो आप CA इंटर में बहुत पढ़े रहोगे,
आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है और सेम चीज़ यहाँ पे है, देख लो 10.9, 11.88, 12.95 कैसा आया, सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहीं से आया। तो एक बार वीडियो पॉज करके जस्ट इसको आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने, चलो वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। ये जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी है उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमको दो चीज़ों का प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, एक होगा डिविडेंड, दूसरा होगा टर्मिनल वैल्यू। चलो मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ एंड स्टोरी से आपको चीज़ें क्लिक हो जाएगी। तो मुझे करना है वैल्यूएशन किसका, इक्विटी का। किसका वैल्यूएशन करना है हम लोगों को, इक्विटी का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, अब देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम अ इन्वेस्टर, आई एम एन इन्वेस्टर। मैं किसी कंपनी में जाता हूँ और उस कंपनी का इक्विटी शेयर में आज के दिन खरीदता हूँ ₹120 पे। कितने में खरीदता हूँ, 120 पे। एंड ये जो इक्विटी है ये मुझे ईयर 1 पे, ईयर 2 पे और ईयर 3 पे डिविडेंड्स देती है। ठीक है, एक बार लाइन ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। ये जो इक्विटी है मुझे ईयर 1 पे कुछ मिलेगा, दिस इज माई ईयर 0, दिस इज ईयर 1 एंड देन 2 एंड एट लास्ट इट इज़ ईयर 3। अब होगा क्या, ईयर 1 पे मुझे फॉर एग्जांपल मैं इस इक्विटी को 3 ईयर्स तक होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ईयर 1 में D1 मिलेगा, फिर D2 मिलेगा, फिर D3 मिलेगा, ये सारे वैल्यूज़ मुझे मिलेंगे। एंड एक चीज़ और मिलेगा, पता है क्या, जब ये ईयर 3 खत्म होगा तो मैं इसको मार्केट में बेचने भी तो जाऊँगा, तो उस टाइम का जो वैल्यू होगा वो प्राइस भी तो मुझे मिलेगा। जब इसको ईयर 3 के एंड में मैं इसको जब बेचने जाऊंगा, जब इसका टर्मिनल खत्म होगा, टर्मिनल वैल्यू क्या था वो समझो, जब इस चीज़ को मैं टर्मिनेट करूंगा, इस ट्रांजेक्शन को जब मैं टर्मिनेट करूंगा तो इसका जो टर्मिनल वैल्यू निकल के आएगा वो भी तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। अब अगर मैंने ईयर 1 में बेच दिया, ईयर 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 होगी, यानी प्राइस एट द ईयर एंड 0। ईयर 1 पे इसकी वैल्यू अगर मैं ईयर 1 में के एंड में ही बेच दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, P1 की प्राइस मिलेगी। ईयर 2 के एंड में बेचूंगा तो मुझे P2 मिलेगा, एंड ईयर 3 के एंड में बेच दूंगा तो मुझे मिलेगा P3। तो हुआ ये है कि हम लोग ना यहाँ बेच रहे हैं ना यहाँ बेच रहे हैं, एंड हम लोग कहाँ पे बेचने वाले, ईयर 3 के एंड में बेचने वाले हैं। तो उस इक्विटी शेयर से मुझे क्या क्या इन्फ्लोज आने वाले हैं फ्यूचर में, पहला मुझे मिलेगा D1, दूसरा मुझे मिलेगा D2, तीसरा मुझे मिलेगा D3 एंड द फोर्थ कैश फ्लो आई विल रिसीव्ड P3 विच इज एट द ईयर एंड 3 करके। ठीक है, तो मुझे किन किन चीज़ों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक तो ये जो डिविडेंड है इस डिविडेंड का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये जो प्राइस रिसीव हो रही है ईयर एंड के 3 पे उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे लेके आना पड़ेगा। और इसी प्राइस को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझी, गॉट इट, यस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए तो PV ले लेंगे डिविडेंड का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, एंड द सेकंड थिंग वी विल टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट, नो, वेरी सिंपल। अब देखो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड है, अगर ये डिविडेंड सेम है ईच ईयर, अगर आपको सेम डिविडेंड मिलने वाला है तो आप ये वाला मॉडल मत फॉलो करो। तो आप कौन सा मॉडल फॉलो करो, हम लोग ने एक याद है ये वाला एक वैल्यू देखा था, अगर आपको किसी चीज़ का, अच्छा एक काम करते हैं उस पर बात पे जाते हैं, पहले यहीं पे रुको कि मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ, मैं गया 120 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए, मुझे डिविडेंड मिला, एंड ये जो तीनों के तीनों डिविडेंड है, दिस 3 डिविडेंड्स आर डिफरेंट नॉट सेम, क्योंकि डिविडेंड में ग्रोथ होगा एक पर्टिकुलर, तो ये डिविडेंड और जो ग्रोथ रेट है तीनों ईयर का वो अलग अलग है, एंड ईयर 3 के एंड में मैंने उसको बेचा तो मुझे ये कैश फ्लो आया। तो एक तो मैं ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा, एंड दूसरा जो टर्मिनल वैल्यू है उसका भी मैं प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा। नाउ सवाल ये आता है कि ये टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालें। नाउ दिस टर्मिनल वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, माई P3, मुझे P3 निकालना है। तो क्या हम लोग ने एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था कि अगर आपको जिस भी ईयर का प्राइस चाहिए आप DN+1 करो, डिवाइड बाई KE-G कर दो, एंड ये जो फॉर्मूला है इट इज शोइंग व्हाट दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी उस ईयर के एंड में, जिस भी ईयर के एंड में आपको चाहिए, एट PN, कब, व्हेन योर ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है।
है ना। देखो मैं फॉर्मूला पे लेके जाता हूँ, ध्यान से देखना, अब आपको फॉर्मूला समझेगा। देखो दिस इज योर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ही वही था हम लोग का कि अगर मुझे इक्विटी का वैल्यू करना है, किसी भी चीज़ का प्राइस निकालना है, और अगर वहाँ पे मेरा जो ग्रोथ रेट है, डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है, अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो माई प्राइस विल बी नथिंग बट P0 इज इक्वल टू D1/KE-G। और इसी को हम लोग ने फॉर्मूले में कैसे लिखा था, जिस भी ईयर का मुझे प्राइस चाहिए उसके इक्वल टू नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइड बाय KE-G। ये हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला आया था। गॉट इट। और अगर डिविडेंड में ग्रोथ रेट होगा ही नहीं तो D1/KE करके उसका प्राइस हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो PN की प्राइस निकलेगी वो क्या निकलेगी, DN+1/KG। और अगर मैं आपको बोलूँ KE-G, अगर मैं बोलूँ P4 चाहिए तो आप क्या बोलोगे, D5/KE-G, है ना। एंड यहाँ पे ये वाला जो ग्रोथ रेट हम लोग लेंगे, ये कौन सा ग्रोथ रेट लेंगे फॉर दैट ईयर, कौन सा, P4 नहीं, ये जो डिविडेंड की ग्रोथ रेट होगी ना, जो D5 वाली जो ग्रोथ रेट होगी वो वाली ग्रोथ रेट हमको लेनी है, ठीक है। फोर्थ ईयर का ग्रोथ रेट क्या है वो हमको कंसीडर नहीं करना है, हम लोगों को कौन सा रेट कंसीडर करना है, जो इस डिविडेंड में यूज होगा D5 निकालने के लिए। एक माइन्यूट सा पॉइंट है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। ये वाला जो ग्रोथ रेट आएगा ये फर्दर पीरियड के लिए, यानी जो D5 निकालने के लिए यूज होगा वो वाला ग्रोथ रेट हम लोग को यूज करना है। गॉट इट। और यहाँ का D5 कैसे आएगा, यहाँ का D5 इज वेरी सिंपल, D5 इज इक्वल टू D4 1+G। ये करोगे तो आपको D5 मिल जाएगा। गॉट इट। तो ये पूरा डिस्कशन था कि डिविडेंड जो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग एक करेंगे, एंड ये जो P3 मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। ये P3 कब मिलना स्टार्ट होगा, जिस ईयर से हम लोग का ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जिस ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा उस ईयर पे हम लोग जाके एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उस वैल्यू का हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। क्या बोलेंगे उस वैल्यू का हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू। वो फाइंड आउट करेंगे, और वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा PN इज इक्वल टू DN+1KE डिवाइड बाय KE-G। यहाँ पे ये जो G यूज होगा, ये कौन सा वाला G यूज होगा, जो आप D5 निकालने के लिए ग्रोथ रेट यूज करोगे वो वाला G यूज होगा, ठीक है। उसके पहले के ग्रोथ वाले रेट यूज नहीं होंगे। एंड जैसे इसका आ गया वैल्यू, फिर आप PV निकाल दो टर्मिनल वैल्यू का। अब टर्मिनल वैल्यू का PV कैसे आएगा, तो देखो अगर लेट सपोज मैं बोलूँ मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है डिविडेंड का, तो देखो डिफरेंट डिविडेंड है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आप डिविडेंड टेबल बना के निकाल लेना, ठीक है। डिविडेंड का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो कैसे निकाल लेना, टेबल बना के निकाल लेना। एंड जो टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वेरी सिंपल, जो भी टर्मिनल वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय RN करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। एंड जैसे आप ये करोगे दिस, ये वाले वैल्यूज़ को और ये वाला वैल्यू जो भी आएगा दोनों को ऐड करते ही आपको आज के डेट में वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। गॉट इट, वेरी सिंपल। अब आप ऐसा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि आपने 3 इयर्स के लिए जब इन्वेस्ट किया आपको ये वाला पैसा मिला एंड ये P3 मिला, क्योंकि आप जब बेचने जा रहे हो तो आपको उस टाइम की वैल्यू तो पता नहीं होगी, तो उस टाइम पे पता चलेगा। बट मैं वैल्यूएशन आज कर रहा हूँ तो मैं कुछ मेथड्स लगाऊंगा, मॉडल लगाऊंगा, वैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा, तो मैं बोलूँगा इस ईयर के बाद से जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो गया है। तो चलो जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया तो उस ईयर का प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला मेथड फॉलो करके उसका प्राइस निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने प्राइस निकाल दिया, तो हम लोग बोला इस ईयर के एंड में ये प्राइस मिलेगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो हम लोग ने डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू किया अलग से एंड टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू अलग से किया। इन एग्जामिनेशन भी आपको डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अलग से करना है एंड टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू अलग से करना है। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू अलग से करना, बाद में ऐड करना। मार्क दिस वर्ड इनटू योर हेड, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का अलग करना, टर्मिनल वैल्यू का अलग करना। जैसे बॉन्ड में कैसे करते थे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट का अलग करते थे, प्रिंसिपल का अलग करते थे, वैसे यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का अलग से निकालना है एंड टर्मिनल वैल्यू का अलग से निकालना है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। जब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे चल के, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है इक्विटी वाले का, तब आपको ये लॉजिक के पीछे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको बता रहा था जब ये चीज़ें पढ़ा रहा था कि प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का अलग निकालना है एंड टर्मिनल वैल्यू का अलग निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज़ हो गई, तो बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग ने लिखी गई है और कुछ नहीं। सो दिस इज व्हाट मेथड नंबर 1। तो अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी चेक करना है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का निकालेंगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू कर देंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टेबल बनाएंगे, कैलकुलेट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू अगर टर्मिनल वैल्यू का निकालना है, किसका, टर्मिनल वैल्यू, तो वो कैसे आएगा,
टर्मिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इजी। एंड टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलता है, पी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस वन के ई माइनस जी, और यहाँ पे मैंने लिखा ही है कौन सी प्राइस, और इसको हम लोग तरीके से एक प्राइस निकालना भी बोलते हैं, तो इट इज़ प्राइस व्हेन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। तो ये वो प्राइस है जो यहाँ पे ग्रोथ रेट हो जाएगा कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं जी पे जस्ट 1 सेकेंड, क्या अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं जी पे हैशटैग मार्क के लिख देता हूँ कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट यूज़ करो, यूज़ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, मैंने ये नोट में ऐड कर दिया है। सिंपल सा, अगर आपको P2 निकालना है तो D3 डिवाइड बाई के माइनस जी, P3 निकालना है तो D4 डिवाइड बाई के माइनस जी, P5 निकालना है तो D6 डिवाइड बाई के माइनस जी। ये जस्ट मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको बता दिए। एंड इट इज़ नथिंग बट टर्मिनल वैल्यू कि प्राइस एट द एंड ऑफ उस ईयर में कितना हो जाएगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग को वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है अर्निंग ग्रोथ मॉडल से, किससे निकालना है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल से। अगर क्वेश्चन में बोला कि अर्निंग ग्रोथ मॉडल से प्राइस निकालो, तो देखो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में, चलो आपको ऐसे लेके जाता हूँ। जब मुझे ग्रोथ मॉडल, जो मेरा कांस्टेंट ग्रोथ है, जब मुझे उसका यूज़ करना पड़ता था, ठीक है, जब मुझे कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल का यूज़ करके डिविडेंड वाले के हिसाब से निकालना पड़ता था, हम लोग क्या बोलते थे, P1 निकालना है तो अगर आपको प्राइस एट द ईयर 1 निकालना है तो आप P2 कर दो डिवाइड बाय के माइनस जी करो, है ना। P2 नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, इट इज़ D2। और अगर मैं बोलूँ मुझे P0 निकालना है तो आप बोलोगे D1 डिवाइड बाय के माइनस जी, यही करना है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो D1 है, D1 क्या होता था, D1 इज नथिंग बट D0 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी इज इक्वल टू P0, है ना, यही होता है। अर्निंग मॉडल भी सेम है, बस अर्निंग मॉडल क्या बोलता है कि ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड हम यहाँ पे डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अर्निंग के ग्रोथ के बेसिस पे प्राइस निकाल लेंगे बस। तो बस इस डिविडेंड को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जो डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का वो नहीं लेना है, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है वो कंसिडर करना है, उसको ग्रोथ करना है और के माइनस जी करके आंसर निकाल देना है, बस दैट्स इट, यही करना है। तो इसके लिए अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय यूजिंग अर्निंग मॉडल, देखो अगर क्वेश्चन में बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो अंडर द अर्निंग ग्रोथ मॉडल, कि मेरा जो अर्निंग है उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना है। बट अगर एग्जाम में बोला ये वाला चीज कि आप लोग यूज करो प्राइस निकालो बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल और अर्निंग मॉडल, सिर्फ अर्निंग मॉडल बोला, अर्निंग ग्रोथ मॉडल वर्ड यूज नहीं किया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर निकालना। समझ में आया। इस अर्निंग मॉडल का एक पार्ट होता है गॉर्डन मॉडल, इसके लिए इसके यहाँ पे लिखा है अर्निंग मॉडल। अर्निंग ग्रोथ मॉडल नहीं बोला, अगर अर्निंग ग्रोथ मॉडल बोला होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ अर्निंग मॉडल बोला है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। एंड अगर आप अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़े कंफ्यूज चल रहे हो कि एग्जाम में तो क्लिक होगा नहीं ना, अरे अर्निंग बोला है कि अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो क्या करना पता है, दोनों फॉर्मूला लेना, पुटअप करना, दोनों में वैल्यूज पुटअप करके दोनों मॉडल से आंसर निकाल के दे देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, आंसर ढूंढ रहा होता है कि बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं, हाँ मिल गया ना चलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि यार इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा। अगर अर्निंग मॉडल एज पर गॉर्डन मॉडल बोला कि फॉलो द गॉर्डन मॉडल, देखो जब ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा ना, सामने से वो बोला कि गॉर्डन मॉडल यूज करके आप आंसर निकालो, ठीक है, सामने से क्वेश्चन बोलेगा। लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ मॉडल बोला तो नीचे और ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, दोनों फॉर्मूला लो, यूज करो, आंसर निकाल दो, दैट्स इट, खत्म। क्यों ज़्यादा टेंशन लेना है, लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एंड अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाय सेल और होल्ड स्ट्रेटेजी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है एंड आपने जो प्राइस कैलकुलेट निकाली है वो कम है, ठीक है, आपने जो प्राइस निकाला वो 70 रुपीज़ आ रहा है, मार्केट में वही चीज़ 90 रुपीज़ में दिख रही है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सेल कर देंगे। आपने जो प्राइस निकाली वो 110 है, मार्केट की प्राइस 150 है, सॉरी गलत बोला,
आपने जो प्राइस निकाली वो 150 है, मार्केट में प्राइस 110 है, यानी मार्केट में प्राइस कम है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ अंडर वैल्यूड है। और अगर दोनों सेम है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर वैल्यूड है, यानी इस चीज़ में आपको होल्ड करना चाहिए। थियोरेटिकल वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू विच यू हैव कैलकुलेटेड। गॉट इट। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने जा रहे हैं, आपको बहुत कॉन्शियस होना है, ठीक है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 2 टाइम्स रीड करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से, छोटे बच्चे की तरह 2 टाइम्स रीड करो, एकदम अच्छे से, वीडियो पॉज करके रीड करना। हो गया रीड? चलो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। MNP लिमिटेड ने हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। तो उसने डिक्लेयर किया और पेड किया। जब भी पेड वर्ड आता है ना, मतलब ये हो चुका है, ठीक है। दिस ₹40 इज नथिंग बट D0, ये डिविडेंड एट द ईयर 01 है। अगर वर्ड एक्सपेक्टेड बोला तो समझ जाना D1 है। अगर बोला कि पेज करेगा, अभी तक पे किया नहीं है, पेज करेगा, तो भी वो D1 होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आ रहा है हैज डिक्लेयर्ड और पेड, मतलब वो D0 है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। देखा, सामने से बोल रहा है कि आने वाले 2 साल तक वो 20% से ग्रो होगा एंड उसके बाद 10% से ग्रो होगा। फिर क्या हो जाएगा 10%, यानी फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कांस्टेंट होगा हम लोग को उसी डेट से क्या निकालना रहता है, उसका टर्मिनल वैल्यू, और फिर डिस्काउंट करना रहता है। तो जिस दिन से वो कांस्टेंट होगा ग्रोथ रेट, उस दिन से उसका निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू और डिस्काउंट करेंगे। नाउ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टर का कितना है, 15%। सो जो इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टर है इट इज़ 15%, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड बी सेल। अब वो बता रहा है करंट प्राइस निकालो, यानी आज के डेट में इसकी वैल्यू निकालो जिसके ऊपर इक्विटी शेयर बिकना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर इस क्वेश्चन में ना, अगर इस क्वेश्चन में ये 20% से ग्रोथ हो रहा है, ये नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता ये जो डिविडेंड है ये 10% से ग्रोथ होगा, तो हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, P1 इज इक्वल टू, हम लोग इसका वैल्यू आज के दिन डायरेक्ट निकालते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये P2 इज इक्वल टू, सॉरी बात P2 नहीं आएगा, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। ऐसा करते हैं, ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है यहाँ पे, ये मॉडल फॉलो करके इसका वैल्यू हम लोग अभी के अभी निकाल के इसको बता देते हैं। क्या निकलता है इसका वैल्यू, 4 आता, 1 प्लस ग्रोथ हो रहा है 4.1.1, के इसका 0.15 माइनस 0.10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू 4.4 एंड 0.15 माइनस 0.1 0.05, 4.4 डिवाइड बाय 0.05, तो 88 विल बी द आंसर ऑफ दिस। 21 केस में अगर जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है हर साल, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जब ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है, कितने साल तक कांस्टेंट नहीं है, 2 ईयर्स तक, हम लोग कौन कौन से वैल्यू निकालने पड़ेंगे, ईयर 1 ईयर 2। तो हम लोग को एक तो वैल्यू D1 निकालना पड़ेगा, दूसरा D2 निकालना पड़ेगा एंड थर्ड थिंग इज P2 निकालना पड़ेगा। ये जो P2 है इट इज़ अ टर्मिनल वैल्यू एंड D1 एंड D2 आर व्हाट, D1 and D2 are the what, dividends, सिंपल। क्या सर आप भी ऐसे डरा के पूछ रहे हो, ठीक है। देखो, कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड बी सोल्ड, तो जिस पे वो सेल होना चाहिए वो प्राइस निकाल के बता दो। नोट PV फैक्टर दे दिया 15% से, ईयर 1 का दिस एंड ईयर 2 का दिस, सॉल्व करें, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देख लो। सी व्हाट आर द गिवन डिटेल्स, जो भी गिवन डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दैट D0 मेरा 4 है, ठीक है, D0 4 है, जो कि ग्रोथ होगा 20% से नेक्स्ट 2 ईयर तक, फिर 10% से कांस्टेंट हो जाएगा। जिस ईयर से कांस्टेंट होगा उस ईयर का हम लोग को क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, फिर टर्मिनल वैल्यू। तो सेकेंड ईयर से ये कांस्टेंट होगा, 2 ईयर्स तक ग्रोथ होगा, फिर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो P3 मत निकालना, जिस ईयर से कांस्टेंट होगा उस ईयर से निकालना। थर्ड ईयर से कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके 1 साल पहले आके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के बाद से कांस्टेंट हो रहा है, तो जिस ईयर के बाद से वो कांस्टेंट हो रहा है उस ईयर की उसकी टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच 15%, ठीक है। D1 निकाला 4, अब D1 D2 D3, D3 क्यों निकाला? अरे D3 इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा P2, एंड P2 में वैल्यू क्या यूज़ होता है, D3 डिवाइड बाय KE माइनस जी, इसलिए हम लोग ने D3 यहीं पे निकाल लिया। अगर यहाँ पे D3 नहीं निकालेंगे तो कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं, जब आप नीचे फॉर्मूले में यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे D3 का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा इसी फॉर्मूले में एडजस्ट करके। तो इंस्टेड ऑफ इट कैलकुलेटेड, यहीं पे कैलकुलेट कर लो, टेंशन ही खत्म, ठीक है। तो D1 D2 D3, देखो D1 का फॉर्मूला D0 1 प्लस जी, D1 1 प्लस ग्रोथ ऑफ ईयर 2 एंड D2 1 प्लस ग्रोथ ऑफ ईयर 3, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो G1 लिख देता हूँ, G1 G2 G3। एग्जाम में क्या करना है आपको, एक अलग से कॉलम बना देना जहाँ पे G1 G2 G3 का वैल्यूज पहले लिख लेना, उसके बाद ये D1 D2 D3 कैलकुलेट करना। अब देखो ऐसे जाएंगे, ठीक है। D0 की वैल्यू 4 है, 1 प्लस ग्रोथ रेट 20% है, बोला है अगले 2 साल 20% है, तो 20% को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 1 प्लस 0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.8। गॉट इट। अब यही 4.8 है, नेक्स्ट ईयर का D1 बनेगा, ठीक है। D1 का वैल्यू 4.8 एंड ये इसको प्लस करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.76। 5.76 आ गया, ये बनेगा D2 का वैल्यू, D2 इज नथिंग बट 5.76। 1 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान रखना ईयर 3 से जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया 10%, तो यहाँ पे जब हम D3 निकालेंगे ना तो यहाँ G3 की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे 10% एंड द सेम थिंग इन डेसिमल विच इज 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। 1 प्लस 0.1 करेंगे कितना हो जाएगा 1.1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.76 से, सो 5.76 मल्टीप्लाई बाय 1.1, आंसर क्या आ जाएगा 6.336। गॉट इट, वेरी सिंपल। दिस आर द नथिंग बट द डिविडेंड का अमाउंट, ये क्या है आपका डिविडेंड का अमाउंट आ गया। अब वैल्यू निकालना है तो वैल्यू विल बी वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड करेंगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का निकाल लेते हैं, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 1 एंड 2 कैश फ्लो क्या आ रहा है, ये मिलेगा ये मिलेगा, क्या D3 मिलेगा, नहीं D3 आपको नहीं मिलेगा। जब आप ईयर 2 तक, ईयर 2 के बाद वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो आपको कैश फ्लोज में क्या मिलेगा, आपको ऐसा इन्वेस्टर बन जाना है जब तक वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी मैं बेचूंगा नहीं, मैं अपने पास रखूंगा, आपको ऐसा सोचना है, ठीक है। तो ईयर 1 में आपको डिविडेंड मिलेगा, ईयर 2 में मिलेगा, ईयर 2 के बाद से कांस्टेंट हो गई तो मैंने वैल्यू निकाला और मैं उसको बेच के हट गया, मतलब मुझे अब चाहिए नहीं करके, ऐसे आप सोचोगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ा और ईजी लगेगा, ठीक है। तो ईयर 1 ईयर 2 4.8 आ गया, 5.76 आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%, कहाँ से लिखा, ये वाले जो फैक्टर्स है ये हम लोग ने यहाँ पे पुट अप कर दिया, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया 4.17 फर्स्ट का, सेकंड का आ गया 4.36, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का क्या आ गया 8.53, क्या आ गया 8.53। अब हम लोग को निकालना है टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, वो कैसे आएगा, टर्मिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आर nth। अभी जो टर्मिनल वैल्यू वो ईयर 2 के एंड में रिसीव्ड होगा, ठीक है, वही तो P2 का वैल्यू बनेगा। तो हम लोग को सबसे पहले टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इज नथिंग बट P2, P2 इज इक्वल टू D3 डिवाइड बाय KE माइनस जी। D3 का वैल्यू क्या आ रहा है 633, ये वाला वैल्यू था 6.336, वो लिख दिया। KE मेरा क्या है 15% का, ठीक है। K इज नथिंग बट माई रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी इज 15%, जिस रेट से मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ उसी को तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलता हूँ। तो KE के जगह पे ये 15% लिखेंगे एंड दिस इज 10% इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट। इन दोनों को हम लोग ने डेसिमल्स में लिखा है। जब आप दिस करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस करोगे, ऐसे नहीं करना, पहले इसको माइनस करके आंसर निकाल लेना, माइनस करोगे तो 0.05 होगा, तो आंसर क्या होगा 6.336 डिवाइड बाय 0.05, कितना आंसर आ रहा है 126.72। अब ये वाली जो वैल्यू ये टर्मिनल वैल्यू है, बट ये वैल्यू कब मिल रही है ईयर 2 के एंड में, मुझे कब आना है ईयर 0 पे आना है। इसके लिए क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसका निकालेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड ईयर के फैक्टर से। देखो ईयर 2 के एंड में मिल रहा है तो ईयर 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7561, उससे जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर आ जाएगा 9581। अच्छा हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि जो कैश फ्लो है D1 है वो ईयर 1 के एंड में मिलेगा, D2 ईयर 2 के एंड में मिलेगा, P2 भी ईयर 2 के एंड में मिलेगा, और मैं जो आज वैल्यू निकाल रहा हूँ वो ईयर 0 पे स्टैंड होकर निकाल रहा हूँ, तो मुझे वो जो फ्यूचर की वैल्यूज है उसको प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, इसके लिए हम उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो
तो आपका हो गया फर्स्ट आंसर। एंड फाइनली जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड कितनी है 8.53, तो हम लोग लिखेंगे 8.53। एंड प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का कितना निकल के आ रहा है 95.81, तो हम लोग लिखेंगे 95.81। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 104.34। एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ टुडे, वैल्यू ऑफ इक्विटी टुडे। ठीक है, आंसर एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मस्त में 4.8, 4.8, 5.76, 5.76 एंड थर्ड वन इज 6.336। फिर ये होने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर पे लेके चलता हूँ 104.34। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना, पहले डिविडेंड निकालना, फिर बाद में डिविडेंड निकालने के बाद अगर आपको चाहिए तो पहले डिविडेंड निकाल लो, फिर टर्मिनल वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कर लेना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, पहले निकालना है डिविडेंड, क्या निकालना है पहले डिविडेंड, फिर निकालना टर्मिनल वैल्यू और फिर आंसर करना। तो एक रुको, एक काम करता हूँ मैं आपके सेफर साइड के लिए, मैं ना इसको ऐसे ही अरेंज करता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने मस्त में। तो सबसे पहले क्या निकल गया, डिविडेंड निकल गया, टर्मिनल वैल्यू निकल गया, फिर उसी का प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, और फिर एंड में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप हो गई चीज़ें। चलो, तो वीडियो पॉज करके इसको लिखना चालू करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 डन। चलो नेक्स्ट थिंग, फिर उसके बाद ये एंड फिर दिस। ठीक है, इसमें स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम लॉजिकली चीज़ है। पहले डिविडेंड निकालना है, फिर टर्मिनल वैल्यू निकालना है, फिर दोनों का प्रेजेंट वैल्यू करना है और एंड में ऐड कर देना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर ठीक है जब मैं आपको ये नोट्स भेजूंगा तो मैं नोट्स में ये स्टेप्स इनकॉर्पोरेट कर दूंगा आपके लिए, कि फर्स्ट कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ डिविडेंड, देन टर्मिनल वैल्यू, देन डू द पीवी ऑफ बोथ ऑफ अबाव एंड एंड में ऐड कर दो। जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डी रीड द क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट रीड इट, वीडियो पॉज करके। ठीक है, देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था, इट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड यहाँ पे क्या था, डिफरेंट ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, करंट जो डिविडेंड है वो 2.50 है अभी की डिविडेंड, डिस्काउंट रेट इज 10.5% ईच, ओके, एंड द ग्रोथ रेट इज 2% ईच, ओके फाइन। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ एबीसी हंड्रेड। तो अब वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ, तो सीधी सी बात है कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट वर्ड नहीं दिया है तो समझ जाना है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये क्या है, परपेचुअल है, हमेशा के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये निकालना है सबसे पहला ये चीज़, तो यही चीज़ पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते, सेकंड पे जाएंगे। तो इसका तो फॉर्मूला एकदम सिंपल आ जाएगा, P0 इज इक्वल टू D1/KE-D। इसका यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, कुछ नहीं, जो स्टॉक है उसी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग डिस्काउंट डिविडेंड मॉडल, वो जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था वो। P0 इज इक्वल टू D1/KE-D। P0 इज 2.50 करेंट डिविडेंड, फिर वो ग्रोथ रेट से 1.1 प्लस G हो जाता था। डी देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली D1 को इनकॉर्पोरेट कर दिया इससे, ये क्या है, इट इज नथिंग बट D1 कैसे निकलता है, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। अब D0 क्या था 2.5 1 प्लस G, ग्रोथ रेट कितना है क्वेश्चन के अंदर, ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो इट इज 2%, तो इसको 2% को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बनेगा 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 1.02, एंड ये 2.50 एज इट इज है। तो बस इसी को हम लोग ने डायरेक्टली लिख दिया और कुछ नहीं। फिर 10.5% KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी और द डिस्काउंटिंग रेट,
डिस्काउंटिंग रेट को ही आपको के ही एज्यूम करना है, वही होता है डिस्काउंटिंग, कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसी से मुझे डिस्काउंट करना है। 10.5% को क्या लिखेंगे डेसिमल में, डेसिमल में हो जाएगा 105 एंड ये 2% डेसिमल में हो जाएगा 0.02, तो वही बस लिख दिया 0.105 माइनस 0.02। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। कितना आएगा 30, देख लो चाहिए तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.02 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.02 डिवाइड बाय 0.085, यही होना चाहिए, आ गया 30। ठीक है, डन। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इज इट स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है इफ स्टॉक प्राइस इज 35। तो सवाल पूछ रहा हमसे क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर अभी का उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो 35 है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 9% है। दिस रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ईपीएस इज 2.25। ठीक है, तो ये एक अनदर क्वेश्चन है, सेम उसी तरह नहीं, यहाँ पे लोग ने अर्निंग की बात की है। ठीक है, उसी का पार्ट है, बट यहाँ पे क्या लोग बात कर रहे हैं, अर्निंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अर्निंग की बात करें। और यहाँ पे आपका के ही चेंज हो गया, चेंज होके कितना हो गया 9% हो गया। ये बात आपको याद रखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी विल बिकम 9%। ये जो डिस्काउंटिंग रेट है ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो हम लोग ऊपर वाला वैल्यू यूज़ कर रहे थे वहाँ पे वो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ कर रहे थे। जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है वहाँ के लिए डिस्काउंटिंग रेट था। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे हम लोग यही की जगह पे वो यूज़ किया। अब ये 9% वाला देंगे, ईपीएस 2.25 बोला शो करो डिटेल कैलकुलेशन यूजिंग पी अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो पी अप्रोच से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, अर्निंग ग्रोथ मॉडल से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड फिर वैल्यू निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर पी मल्टीपल अप्रोच। ईपीएस लिख दिया 2.25 का, और पी रेशियो निकालने का तरीका क्या होता था 1/ke। तो यहाँ पे 1/ke में क्या यूज करेंगे 0.09। दिस के इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन इक्विटी। पहला वाला लेंगे क्या 10.5%, नहीं वो नहीं लेंगे, वो सिर्फ दिया था वैल्यू फर्स्ट वाले वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये बात भी याद रखना है, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो आपको वो पहले यूज करना है। जब आप 1 डिवाइड बाय 0.09 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 11.11, और ये क्या है मेरा 11.11 टाइम्स, दिस इज माई पी रेशियो। और पी रेशियो में वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो कर दो। तो ईपीएस इज 2.25 एंड दिस इज 11.11। आंसर कितना आ जाएगा 24.9975, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा 25। अब खुद सोचो, आपने जो वैल्यू निकाली वो 25 है आपके हिसाब से थेरेटिकल वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो 35 है, यानी ओवर वैल्यूड है ना मार्केट। यस, तो एक्चुअल स्टॉक प्राइस 35 है और हेंस सिंस एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज हायर हेंस इट इज ओवर वैल्यूड। तो जो एक्चुअल में जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो ज़्यादा है, आपने जो प्राइस निकाली वो कम है, इसके लिए मार्केट के प्राइस क्या है ओवर वैल्यूड है। गॉट इट, ऐसे कंपेयर करना है, मार्केट के प्राइस को आपके प्राइस से कंपेयर करना। आपका प्राइस जेन्युइन प्राइस है, मार्केट का प्राइस फेक है, ऐसा सोचना है, तब आपका आंसर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड अच्छा आएगा। आपने प्राइस निकाली 25, मार्केट में 35, मतलब ओवर वैल्यूड है। डिसीजन क्या होगा अगर इसको सेल करेंगे। सेकंड बोला अर्निंग ग्रोथ मॉडल का यूज करो, तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू ईपीएस 1 + g टू द पावर के ई माइनस जी। देखो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी इसके लिए दे दिया 9%, इसके लिए जब हम लोग ने पी मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ मॉडल यूज किया ना, तो यहाँ पे के ई के बदले ये 9% यूज किया। अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी 9% यहाँ पे नहीं देता लेट सपोज, तो ये वाला जो डिस्काउंट रेट है हम लोग वही यूज कर लेते। ठीक है, तो अगर डेटा दिया है तो वी हैव टू यूज इट। अर्निंग ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला लिख दिया, अर्निंग थी 2.25 वो ले लिया, ग्रोथ का रेट 2% क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 + g वो 1.02 हो जाएगा एंड के के जगह पे 0.09 क्वेश्चन में बोला माइनस 0.02। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32.79। और ये 32.79 अब खुद सोचना है, आपने प्राइस जो कैलकुलेट की वो है 32.79, मार्केट में प्राइस चल रहा है 35, यानी अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो बोलोगे सिंस एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज हायर हैंस इट इज ओवर वैल्यूड। दैट्स इट एंड डन। अगर एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो मार्क्स किस किस के देगा, तो मैं उसको बस हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये 30 के मार्क्स देगा, फिर दूसरा जो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके पी अप्रोच निकाल रहे हो वो, इसके मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे अगर ज़्यादा मार्क्स के होंगे। फिर ये जो आपने निकाला 25, ओके दिस इज और करके, एग्जाम में भी अगर ऐसा है तो और करके आप लिख दिया करो, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, और करके 3-4 वैल्यूज भी लिख दोगे तो आंसर चलता है। एग्जामिनर इज ओनली सर्चिंग फॉर द राइट आंसर, इफ ही गेट इट और शी गेट इट देन शी विल करेक्ट और ही विल करेक्ट करके, डोंट वरी अबाउट इट।
और आपके डिसीजन का वैल्यू होगा। डिसीजन जो आपने बोला इट इज़ ओवर वैल्यूड, उसके बदले में 1 मार्क्स मिलेगा, यानी पूरे का 2 मार्क्स होगा। डिपेंड करता है नंबर ऑफ द क्वेश्चंस और मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, डन। एक बार मैच करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर, देखो पहले की प्राइस 30 आ रही थी तो इट इज़ 30, ठीक है। फिर उसके बाद 25, तो ये हो गया आपका 25 एंड इट इज़ ओवर वैल्यूड, एंड द लास्ट वन इज 32.79, लास्ट वन इज 32.79 एंड इट इज़ ओवर वैल्यूड। ठीक है, डन, क्लियर, यस। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले पहले इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा 4। वीडियो पॉज करके इसको लिखना चालू करो आप लोग। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो। ठीक है, डन हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नथिंग बट द मिक्स। यहाँ पे सब कुछ मिक्स था, ठीक है, और इसको LDR मार्क कर लेना चाहिए था। लास्ट डे पे इसको सॉल्व करके जाना ही जाना, ठीक है। इट इज मिक्स LDR और नथिंग बट अबाउट वैल्यूएशन। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी के बारे में ही डील कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 टाइम्स रीड करना, ठीक है। कितनी बार? 2 बार। पूरा है, हाँ, यहाँ तक है, ठीक है। रीड कर लिया वीडियो पॉज करके। देखो, एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹14। एक्स लिमिटेड ने जस्ट अभी डिक्लेयर किया 14 रुपीज का डिविडेंड, तो दिस इज D0 पर शेयर, एंड आपको डिविडेंड पर शेयर का ही लेना है, हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में टोटल डिविडेंड आया तो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना, पर डिविडेंड पे आ जाना। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ओके, एंड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% to 9%। उसको लग रहा है कि ग्रोथ रेट 8 to 9% हो जाएगा, ठीक है। विच विल कंटिन्यू फॉर 3 years, और वो 3 साल तक कंटिन्यू चलेगा, ओके। एंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर टू बी ₹360 आफ्टर 3 years, और 3 साल बाद का मार्केट प्राइस जो P3 आने वाला है उसने खुद ही बता दिया, वो है 360। सिंपल है ना, तो हम लोग को यहाँ पे P3 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सॉरी P3 यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने से बोल दिया 3 साल बाद जो प्राइस होगी वो 360 होगी, तो डायरेक्ट उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस्टर बी शुड पे फॉर द शेयर इफ ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13% पर एनम। तो मैक्सिमम आज के दिन वो कितना पैसा दे सकते हैं, अगर उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% है, तो आज के दिन वो कितना देंगे? जाएंगे, ये जो जितने भी थेरेटिकल वैल्यूज है वो पुटअप करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे, ठीक है, वैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे, एंड सारा जो पैसा फ्यूचर में मिल रहा है उसको 13% से डिस्काउंट करेंगे एंड उसको प्लस कर देंगे, तो आज के दिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, मैक्स टू मैक्स एक इंसान उतना ही पैसा उस शेयर के लिए देगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा उतना ही आप मैक्स टू मैक्स उसको पे करोगे। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने निकाल दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 3 years, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाल रहे हैं, और यहाँ पे वो शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला था वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। जब आप भी एग्जाम में सॉल्व करना तो नॉर्मल वाला ही यूज़ करना। 1 सेकेंड, ठीक है। देखो D1 निकालने के लिए D0 1 + G टू द पावर 1, ये हटाओ एक बार, G1 आएगा, यहाँ आएगा G1, यहाँ आएगा G2। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, G1, G2, G3। अब तीनों ही ईयर में ग्रोथ रेट सेम है 9% का, तो हम लोग लिखेंगे 1.0। जो ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है हम लोग को वो कंसीडर करना है, ओल्ड वाला ग्रोथ रेट कंसीडर नहीं करना है। तो D0 = 1 + G1। D0 कितना था? 14। देखो ओल्ड डिविडेंड कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 14, ठीक है, 1 + 0.9, तो 14 × 1.09 कितना आ जाएगा? 15.26। यही 15.26 नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.09 से तो आ जाएगा 16.63। ये बनेगा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.09 और क्या हो जाएगा? 18.13, ठीक है, सिंपल। तो ये D1, D2, 0 की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दिए और उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया? डिविडेंड का अमाउंट तो मिल गया। डिविडेंड का अमाउंट मिलने के बाद लेट मी राइट डाउन द टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहीं पे छोटू से वे में टर्मिनल वैल्यू लिख देता हूँ,
एक तो हम लोग को डिविडेंड मिल गया, फर्स्ट थिंग वी गॉट इट, देन सेकेंड थिंग इज टर्मिनल वैल्यू। तो जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि ईयर 3 में हम लोग को कितना प्राइस मिलने वाला है, दैट इज गिवन इन टू द क्वेश्चन एंड दैट इज नथिंग बट द ₹360। 360 गिवन है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट इज ₹360, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड का, प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का। डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हम लोगों ने टेबल बना लिया, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ से आया, वो आया क्वेश्चन से निकल के। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 13% के रेट से दिया है, ईयर 1 का इतना, 2 का इतना, 3 का इतना। तो ये सारे के सारे पीवी फैक्टर हम लोग ने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो हम लोग ने ये सारे के सारे पीवी फैक्टर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मिल गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वी विल गेट this multiply by this, we will get 12.56. Then after adding all three values, we will get 39.08, which is nothing but the present value of dividend. फिर प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का निकालना है, तो हम लोग टर्मिनल वैल्यू लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर थर्ड ईयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था, 0.9693। तो 360 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड यू विल गेट 249.48 इज द आंसर। एंड फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, 39.08 पीवी ऑफ डिविडेंड एंड 249.48 पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू। दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को आंसर आ जाएगा 288.56, और ये अमाउंट मैक्स टू मैक्स मिस्टर एक्स इतना पे करने को रेडी है। सिंपल, क्लियर, यस। चलो अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, द मैक्सिमम प्राइस बताओ मिस्टर बी, मिस्टर एक्स जस्ट डिक्लेयर डिविडेंड। अच्छा मिस्टर बी खरीदना था, तो मिस्टर बी मैक्स टू मैक्स इतना प्राइस दे सकता था। मिस्टर बी के एंगल से सोचना, सॉरी, इन्वेस्टर इज मिस्टर बी, सो मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ऑफ द ग्रोथ रेट कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर 13% रिटर्न पर एनम। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अब मिस्टर बी कितना पे करेगा अगर उसको लग रहा है कि 9% का ग्रोथ रेट फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। तो इस केस में बताओ मैक्सिमम कितना पे करेगा। अरे तो ये तो वही हो गया ना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया ना कि 9% हमेशा चलेगा, और जब भी कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट, के ई माइनस जी। ऑफकोर्स तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट पी जीरो निकाल लेंगे क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो कुछ डिस्काउंट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट पी जीरो करेंगे। मल्टीपल ईयर के ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रहा है डिविडेंड, तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूएशन वाला मॉडल फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। डी वन का वैल्यू क्या था, ऊपर निकाला था, डी वन का वैल्यू किधर गया, डी वन का वैल्यू इज 15.26। तो यहाँ पे लिख देंगे 15.26, के इज 0.13 माइनस 0.09, दिस माइनस दिस करेंगे 0.04 आ जाएगा। 15.26 डिवाइड बाय 0.04, आर आंसर विल बी 381.5। इतना पैसा हम लोग पे करेगा, मिस्टर बी इतना पैसा विलिंग टू पे है, ठीक है। थर्ड थिंग में क्या बोल रहा है, नाउ द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 3 years। अब 3 year के एंड में प्राइस निकालो, ओके। इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम इन 2 above। तो ये जो 2 का कंडीशन है ये एज इट इज रहेगा। आप थर्ड ईयर के एंड में प्राइस बताओ कितना आने वाला है, ठीक है। तो थर्ड ईयर के एंड में हम लोग उसको बोलेंगे, फिर तो P3 निकालना पड़ेगा, थर्ड ईयर के एंड में प्राइस चाहिए ना, यस। सो वी हैव टू फाइंड P3 एंड P3 इज नथिंग बट D4 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। अब D4 कैसे आता है, तो D4 का मैंने एक्सटेंशन कर दिया यहाँ पे, D3 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी। D3 का वैल्यू ऊपर दिया क्या था, हम लोग ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 18.13 तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, एक मिनट, D3 का वैल्यू 18.13, कुछ तो गलत है, 18.13 राइट, 18.13 मल्टीप्लाई बाय 1.09 तो इट इज 19.76, हाँ अब राइट है। एंड ये डिवाइड बाय के ई माइनस जी, के इज नथिंग बट 0.13 एंड जे इज 0.09 ग्रोथ रेट है, दिस माइनस दिस करोगे तब का आंसर ये आएगा। एंड फाइनली योर आंसर विल बी 19.76 डिवाइड बाय 0.04, और आपका आंसर क्या बन जाएगा 494। ये क्या बन गया आपका P3। लो भाई प्राइस एट द ईयर 3 चाहिए तो हम लोग ने निकाल के दे दिया, दिस इज व्हाट 493। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर डिविडेंड रेट कांस्टेंट ही है
तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो और आज की वैल्यू निकाल लो। लेकिन अगर मल्टीपल ईयर का डिविडेंड अलग अलग ग्रोथ रेट से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको सब डिविडेंड निकालने पड़ेंगे, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जिस ईयर से वो कांस्टेंट हो गया उसका आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। उस ईयर वाला प्राइस नहीं निकालना पड़ेगा, उसके जैसे फॉर एग्जांपल 5th ईयर से कांस्टेंट हो रहा है तो P4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। 6th ईयर से कांस्टेंट हो रहा है तो P5 निकालना पड़ेगा, ठीक है। यही मॉडल का यूज करके सबका प्रेजेंट वैल्यू करो, ऐड कर दो, वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। एक बार इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बार बार नीचे चल जा रहा है, देखो, ठीक है। ये डिविडेंड का अमाउंट है 15.26 ऑल दिस थिंग डिविडेंड का अमाउंट। देन आफ्टर 360 वैल्यू बता दिया, टर्मिनल वैल्यू, और इन लोग ने ये वाला चीज़ यूज़ किया, कोई नहीं, जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था इन लोगों ने वो यूज़ किया, उस पर नहीं जाना, हमारा आंसर आ रहा है उससे मतलब है हम लोग को। तो हम लोग का आंसर आ गया 288.56, 288.56, ठीक है, दैट्स इट। देन आफ्टर नेक्स्ट वाले कंडीशन में आर आंसर इज 381.5, 381.5, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो 494 एंड दिस इज आर 494। गॉट इट, आंसर इज मैच्ड, आंसर मैच्ड हो गया। तो ये वैल्यू एक निकल गई, फिर हम लोग ने ये वाली एक वैल्यू निकाली, सब तो हाईलाइटेड ही है, ठीक है। वीडियो पॉज करना है एंड इसको लिखना चालू करना है। वीडियो पॉज करके लिखो। चलो ये लिखो, दिस वन, देन आफ्टर दिस वन, डन एंड डन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जब मैं आपको, चलो ये नोट्स वाला जो चीज़ है मैं आपको लाइव ही इसमें करके दिखा देता हूँ, चाहिए तो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी वेयर, इस चीज को थोड़ा नीचे कर देते हैं, वेयर मल्टीपल ग्रोथ रेट गिवन, ठीक है। तो क्या स्टेप फॉलो करोगे, सिंपल सा है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले निकालना ना डिविडेंड, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट डिविडेंड। कैलकुलेट डिविडेंड कब तक, अप टिल ग्रोथ रेट, अप टिल योर ग्रोथ रेट बिकम कांस्टेंट, इज बिकम कांस्टेंट। तो जब तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होएगा उस ईयर आपको निकालना है। कैलकुलेट ग्रोथ रेट अप टिल ग्रोथ, कैलकुलेट डिविडेंड अप टिल ग्रोथ रेट इज बिकम कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट डिविडेंड फॉर दैट ईयर तक, तब तक आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। देन स्टेप नंबर 3, present value of स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना एंड स्टेप 4 में ऐड कर देना, ऐड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टेप 3। या फिर इसको चाहिए तो टुकड़ों टुकड़ों में चाहिए तो मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको करके दिखा देता हूँ कि पहले, ठीक है, स्टेप 4 में प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना, स्टेप 2 का जैसे ही दोनों निकल जाए फिर उसको ऐड कर देना, ऐड स्टेप नंबर 4 एंड द 5, ठीक है। इट इज जस्ट लॉजिकल ड्रिवन एंड नथिंग एल्स। डोंट डू द rectification of this, just apply your logic in your examination and just add it, add present value of step number 3 and 4,
ठीक है, दैट्स इट, वो भी मैंने लिख दिया। और एक चीज़ चाहिए तो बस मेरे को एक चीज़ और देख लेने दो, अगर मिल जाता है तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, डिविडेंड वाला चीज़, डिविडेंड डिसीजन। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, देखो, अगर क्वेश्चन में बोला पेड डिविडेंड और डिविडेंड वाज पेड या करेंट डिविडेंड, तो इसका मतलब वो बोल रहा है ये है D0। क्या है? D0। अगर क्वेश्चन में ऐसा लाइन लिख के आ रहा है पेड डिविडेंड और डिविडेंड वाज पेड और करेंट डिविडेंड, इट मींस इट इज D0। एंड इफ क्वेश्चन इज सेइंग एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड एट एंड, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? D1। तो क्वेश्चन में वर्डिंग्स ध्यान से देखना, D1 का वैल्यू है कि D0 का, फिर सॉल्व करना। नहीं समझ में आए तो दोनों को D0 एज्यूम करके एक बार D0 एज्यूम कर लेना, एक बार D1 एज्यूम कर लेना, एंड क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना, एट द एंड आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। समझ में आ गया है आपको? वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, फास्ट ट्रैक बैच इज फॉर यू करके, एंड जो भी कंसेप्ट नोट्स है आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। जैसा भी आपका फीडबैक है आप फीडबैक मुझे दे दो। फीडबैक का मेल ID इज़ वेरी सिंपल, feedback.cakg1@gmail.com। ठीक है, फीडबैक मेल ID इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ लिखना है feedback.cakg1@gmail.com। ठीक है, दिस इज अ फीडबैक मेल ID। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।